हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक चैप्टर है क्लास 12th में और क्लास 10th में, दैट इज़ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो चैप्टर होता है ना, उस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या होता है, उसमें टॉपिक्स क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी में जो रेडिएशंस निकलती है अल्फा बीटा एंड गामा रेज, क्या उनका वर्किंग रहता है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है, कहाँ उन्हें पढ़ना होता है, किस किस टाइप का उनका यूज़ है, फिर न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इसे समझेंगे। हम सिलेबस वाइज समझेंगे, हमारे पास सिलेबस सामने है। देखो क्या है ना, आप कोई भी काम करें, कोई भी टास्क करें, सबसे पहले उसका रॉ मटेरियल क्या है, उसका डेटा क्या है, उसका माइंड मैप क्या है, वो पता होना चाहिए। क्या वो मैपिंग हो रही है, क्या उसका सिलेबस है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखें इस बात को। सबसे पहले हमें पढ़ना है आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से। देखो भाई, जैसे समझते हैं, ध्यान से देखो। मान लो क्या है कि आपके पास कोई एलिमेंट एक्स, ये उसका है जेड एटॉमिक नंबर, ये उसका एटॉमिक मास मास नंबर। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जो जेड होगा वही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है, ये जेड। जैसे आपने लिखा हुआ 11 सोडियम 23, तो इलेक्ट्रॉन यही होगा, यही प्रोटॉन होगा, यही एटॉमिक नंबर होगा, जेड एटॉमिक नंबर। ये होता है एटॉमिक मास मास नंबर। ये होता है एलिमेंट, ये क्या है, एटॉमिक नंबर। हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। 23 माइनस 11 दैट इज 12। समझ रहे हैं बात को। पहले स्टेप में तो आपने ये पढ़ना है, ये आप पढ़े पहले, इसे आप तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। हमने 9th क्लास पढ़ा होगा, छोटी क्लास में हमने पढ़ा होगा। चलिए आगे बात करते हैं। भाई नेक्स्ट हमें पढ़ना है इसमें आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। पहले हमें पढ़ना है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट, आपको मैं नॉर्मली समझाऊं, आइसोटोप्स में क्या होता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जिनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर तो क्या होता है, सेम होता है, बट मास नंबर क्या होता है, डिफर होता है। जी, अगर आप पढ़ते हैं आइसोबार्स, इसमें क्या होता है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, मास नंबर क्या होता है, सेम होता है। लॉजिक को समझो कैसे ये घुमाता है इस चीज को। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आता है, एटॉमिक नंबर सेम है, जैसे 1H1, 1H2, 1H3, जैसे 6C12, 6C13, 6C14, जैसे 17 क्लोरीन 35, 17 क्लोरीन 37। देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है। अगर मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सेम है, तो आइसोटोप। आइसोबार्स में क्या होगा, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, प्लूटोनियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम। समझ रहे हो आपको। मास नंबर में क्या होगा, 20 आर्गन, सॉरी 20 कैल्शियम, 40 एंड 18 आर्गन 40। एक और चीज देखें इसमें डिफरेंस करने के लिए, यहाँ पर देखो सेम एलिमेंट सेम एटम है, ये एलिमेंट सेम है, एलिमेंट यहाँ पर सेम है, कौन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। ये लाइन इंपॉर्टेंट होती है भाई, ये देखा जाता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है, तो और मास नंबर सेम है। ये देखो डिफरेंट एलिमेंट की बात कर, डिफरेंट एलिमेंट। तो लॉजिकली चीज़ों को समझना है, क्या कहना चाह रहा है, डिमांड क्या है हमारे पास, ठीक है ना। इसमें एप्लीकेशन पूछा जाता है, आइसोटोप्स का यूज कहाँ पर होता है। देखो आइसोटोप्स के डिफरेंट यूज होते हैं, जैसे क्या होता है ना, आयोडीन का आइसोटोप्स जो होता है वो गोइटर में काम आता है,
कोबाल्ट का आइसोटोप्स जो होते हैं वो कैंसर ट्रीटमेंट में काम आते हैं, है ना। और ऐसे ही यूरेनियम, यूरेनियम की जो आइसोटोप्स होते हैं वो कहाँ काम आते हैं, वो न्यूक्लियर रिएक्शन में काम आते हैं। आपको ये चीज़ें देखनी है, सिलेबस में चेक करना है कि यार यूसेज कैसे हैं, एप्लीकेशन क्या है। तो मैंने बता दिया आपको, कोबाल्ट का बता दिया और आयोडीन का बता दिया, हीलियम का बता दिया, लिख के आ जाओ एग्जाम में अगर एप्लीकेशन आता है तो। अब हमें एक नया टॉपिक पढ़ना है जो यहाँ पर आपका सिलेबस में है, आइसोटोन्स। देखो भाई, अब हमें पढ़ना है नया आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होता है? देखो भाई, आइसोटोन्स, देखो मैंने आपको बताया था अभी, एक्स ए, सॉरी, जेड ए, ये क्या होता है? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है भाई, ये क्या होता है? मास नंबर। और न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? ए माइनस जेड, ए माइनस। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स में क्या होता है? आइसोटोन्स में क्या होता है? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बट डिफरेंट क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, एग्जाम्पल के लिए पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 11 सोडियम 23, सॉरी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, से डिफरेंट क्या होंगे? प्रोटॉन्स होंगे, सेम न्यूट्रॉन्स होंगे भाई, टोन्स का ना उसमें। आइसोटोन, आइसो मतलब सेम, टोन एन, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन के लिए बात है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट प्रोटॉन्स। जैसे हो जाएगा 12 मैग्नीशियम 24। अगर हम प्रोटॉन की बात करें कितने हैं पहले वाले में? 11। न्यूट्रॉन कितने हैं? 23 माइनस दिस 12। इस पे प्रोटॉन कितने हैं? 12। न्यूट्रॉन कितने जाएंगे? 24 माइनस दिस 12। तो क्या होंगे? न्यूट्रॉन सेम है बट प्रोटॉन क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है, तो वो क्या डिफरेंट है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? आइसोटोन्स। समझ रहे हो बात को? आइसोटोन्स का टॉपिक इस तरह चलेगा। ओके, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोप्स, ये तीनों पढ़ने मैंडेटरी है, इनको नहीं छोड़ने का। अब हमें आगे पढ़ना है रेडियो एक्टिविटी। देखो रेडियो एक्टिविटी होती क्या है, जरा समझो इस चीज़ को। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी आपका एक नेचुरल क्या होता है कि डिसइंटीग्रेशन होता है रेडिएशंस का, डिके होता है, यानी रेडिएशन से निकलती रहेंगी। कहाँ से? जब कोई एलिमेंट ब्रेक करता है, जब उसका फ्यूजन होता है या उसका फंक्शन होता है, तो उसमें क्या रहता है आपका, कोई सब्सटेंस क्या कर रहा है? डिसइंटीग्रेट कर रहा है, टूट रहा है, डिके हो रहा है, ब्रेक करता जा रहा है, ब्रेक करता जा रहा है, तो उसमें से क्या होता है? कुछ रेडिएशन निकलेगी। जैसे क्या हुआ ना 1945 में, हिरोशिमा नागासाकी में क्या कह रहा, बॉम्ब गिरा। अब बॉम्ब गिरा तो उसमें जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा ना, उसमें से रेडिएशन निकली, क्योंकि वो जब टूटा, नीचे गिरा और ब्लास्ट हुआ, तो रेडिएशन निकली, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो डिसइंटीग्रेट हो गए, यानी डीके हो गए, यानी कि ब्रेक हो गए, तो उसे कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, जो उसमें से रेडिएशन निकलती है। रेडिएशन निकलने में क्या होता है कि यार अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है मेनली, जो उनके बारे में हमें पढ़ना है, वो क्या होती हैं, क्या उनका यूसेज है, इस तरह से हमें उसे समझना है, और उनके एप्लीकेशन को समझना है, उनके डिफरेंस को समझना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। समझ रहे बात को? तो मैं अभी आपको उसके बारे में बताऊंगा अभी होते क्या है, लेकिन पहले हमें क्या समझना है, फर्स्ट में हमें क्या समझना है, फर्स्ट में हमें उनके लॉजिक को समझना है, ये अल्फा बीटा गामा रेज होते क्या है और क्यों इनका इंपॉर्टेंट इतना ज़्यादा है हमारे सिलेबस में, और रेडियो एक्टिविटी क्या है। देखो रेडियो एक्टिविटी क्या है कि द सब्सटेंसेस विच डिसइंटीग्रेट्स, the substances which disintegrates after the spontaneous emission। spontaneous मतलब क्या होता है? मतलब जो रैंडम एमिशन ऑफ रेडिएशंस निकल रहे हैं, और कौन कौन सी निकल रही है? अल्फा बीटा एंड गामा रेज निकल रही है, ठीक है ना। देखो जो आपका क्या है पीरियोडिक टेबल में जो 82 नंबर होता है, एलिमेंट नंबर 82, उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, जनरली वो कंसिडर किए जाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उसी में आएगा पोलोनियम, उसी में आएगा थोरियम, उसी में आएगा यूरेनियम। समझ रहे हैं बात को? उसी में आएगा। तो आप समझे, उनको नेचुरल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस भी कहा जाता है। These are called radioactive substances, but in case of natural, ठीक है ना। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। अब ये फिर क्या है इसमें, जो रेडियो एक्टिविटी होती है ना, वो एक नेचुरल फिनोमिनन भी होता है। नेचुरल फिनोमिनन का मतलब क्या होता है कि जैसे उसमें से नेचुरल फिनोमिनन तो कह सकते हो इसको, क्योंकि उसमें नेचुरल वे में ही अल्फा बीटा गामा निकलते हैं।
वो एक न्यूक्लियर फिनोमिनन भी होता है रेडियो एक्टिविटी। तो मतलब क्या है, देखो फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज मतलब कि जिसमें प्रेशर का चेंज हो रहा है, जिसमें कि टेम्परेचर का चेंज हो रहा है, फिजिकल चेंज ड्यू टू दिस, या फिजिकल चेंज, अदर फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। या तो प्रेशर और क्या पड़े, टेम्परेचर पड़े, या तो क्या हो उसमें एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीटिंग कर दो, फ्रीजिंग कर दो, है ना, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कर दो, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों डाल दो। तो उससे क्या होता है, उससे क्या हुआ कि उसमें क्लियरली क्या होगा, एक चेंज आएगा। देयर इज अ चेंज, देयर इज अ चेंज, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिनोमेनन। और वो क्या होता है, ब्लास्ट फॉर्म में एक रेडिएशंस को निकालती हैं। तो रेडियो एक्टिविटी इज नेचुरल न्यूक्लियर फिनोमेनन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेज, अल्फा बीटा एंड गामा रेज। इट इज अ न्यूक्लियर फिनोमेनन बिकॉज it produces in spontaneous manner अल्फा बीटा एंड गामा रेज। इनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग देयर डिके, ड्यूरिंग देयर डिके मतलब क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी एमिशन और अल्फा बीटा गामा ड्यूरिंग एटम्स डिके। आपको मेनली अल्फा बीटा गामा पढ़ना है ना, रेडिएशन जो निकलते हैं। तो ये होता है रेडियो एक्टिविटी। ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, न्यूक्लियर प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। समझ रहे हैं बात को। तो इसके बारे में समझते हैं। इसका अदर नेम, इसको क्या होता है ना, सबसे पहले इसको हेनरी बैकुरल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड बैकुरल रेज आल्सो। बैकुरल, बैकुरल रेज, बैकुरल रेज, BECQUER, बैकुरल, RAN, बैकुरल, because it was discovered by Henry Becquerel. That's why radioactive rays are called Becquerel rays। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमने समझना है इसमें, इसमें थ्री टाइप्स की रेज होती हैं भाई। एक होती है अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। ठीक है, देखो अल्फा रेज जो होती है ना, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज को अगर हमें समझना है तो हमें इनके बारे में पहले बेसिकली समझना पड़ेगा, लॉजिक होते क्या है। अल्फा रेज, फिर होते हैं तुम्हारे बीटा रेज, फिर होते हैं गामा रेज। ठीक है ना, ये बीटा है, बीटा, बीटा बना दो, इन्हें गामा बना दो, इन्हें अल्फा बना दो, अल्फा रेज। अल्फा क्या होता है, ये होता है न्यूक्लियस का, हीलियम का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 2He4। ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरली ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज आर द नेगेटिव पार्टिकल्स, दीज आर द पॉजिटिव पार्टिकल्स। ये प्रोटॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स की तरह होते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है, नेगेटिव पार्टिकल्स है। ये न्यूट्रल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है ना, ओके। इसमें जो मास है वो 4 मास ऑफ प्रोटॉन है, 4 into मास ऑफ प्रोटॉन। इसमें जो भी प्रॉपर्टीज होगी इलेक्ट्रॉन्स की तरह की रहेगी। इलेक्ट्रॉन्स का मास, इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, वही रहेगा। इसमें जो चार्ज रहेगा वो 2 into चार्ज ऑफ प्रोटॉन। अब रही तीसरी बात, तीसरी बात क्या होती है, गामा रेज। गामा रेज क्या होते हैं, नो मास, नो चार्ज। ठीक है ना, इन समझ रहे बात को, पहले बेसिक बेसिक इनको समझ। इनका जो स्पीड होता है वो 10⁷मीटर पर सेकेंड। इनका क्या होता है, इनका होता है 2.7 into 10⁷मीटर पर सेकेंड। इनका होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 into 10⁷, सॉरी 8 में रहेगा, ठीक है ना, ये रहेगा मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। ये यहाँ पर 8 रहता है, ठीक है ना, ये रहता है बेसिक डिफरेंस।
ये पहले वाले क्या होते हैं? पहले वाले होते हैं तुम्हारे न्यूक्लियस ऑफ द हीलियम। दूसरे वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तीसरे वाले क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, जिनकी मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है। अगली वाली, इसका जो मास होता है वो मास ऑफ द प्रोटॉन होता है। इसका जो और इसका जो चार्ज होता है वो चार्ज ऑफ द प्रोटॉन होता है इंटू टू, इंटू फोर यहाँ पर मास में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है? मास रहता है। इलेक्ट्रॉन का क्या रहता है? चार्ज रहता है। इसमें नो मास नो चार्ज। स्पीड की बात करें, इनकी स्पीड ये रहती है, इनकी स्पीड ये रहती है, और इनकी स्पीड ये रहती है। ये स्पीड ऑफ क्या है? लाइट है। और ये इसको आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट आता है अगले तीन से, जो सीक्वेंसिंग में आता है और आपका जो किस में आता है, एमसीक्यू में आता है, तो उस पर फोकस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। इसे कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। बेसिक बेसिक आगे समझते हैं। है ना? एक आता है तुम्हारा आयनाइजिंग पावर, IONISING, आयनाइजिंग पावर। देखो, आयनाइजिंग पावर इसकी मैक्स होती है, इसकी मैक्स होती है। इसकी थोड़ा कम होती है, लेस। और उसकी होती है लीस्ट। आयनाइजिंग पावर, आयनाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है कि कितना ये आयंस में ब्रेक हो जाएगा, कितना ये टूट जाएगा। दैट इज कॉल्ड आयनाइजिंग पावर। समझ रहे हो बात को? आयनाइजिंग पावर ये होता है कितना ये आयंस ब्रेक हो जाएगा। सबसे कम ये होता है, फिर मैक्स ये होता है। दूसरा आता है बायोलॉजिकल डैमेज। बायोलॉजिकल डैमेज ये बहुत बार एग्जाम में मैंने देखा हुआ है। बायोलॉजिकल डैमेज, कौन कितना नुकसान पहुंचाता है, कितना डैमेज करता है बायोलॉजिकल बॉडी को, किस तरह से। जब सबसे ज़्यादा जब रेडिएशंस निकलती है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर मतलब ब्लास्ट हो गया कहीं पर, न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया, उसमें रेडिएशंस निकल रही है। अब रेडिएशंस निकल रही है तो सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचा रहा है, सबसे ज़्यादा हार्म कौन कर रहा है हमें? तो बायोलॉजिकल डैमेज सबसे ज़्यादा कौन करेगा इन तीनों रेस में जब ये निकलती है? सबसे ज़्यादा होता है मैक्स, ये लेस, ये लीस्ट। समझ रहे हो आपको? नेक्स्ट, ये होता है पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा होता है ये, क्योंकि बहुत हैवी होती है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो, स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है। आप इस बात को समझें। फिर क्या होता है? ये लेस, ये लीस्ट। एग्जाम में कैसे आता है? अल्फा बीटा गामा रेज का दे देंगे, पेनिट्रेशन पावर बताओ, तो ये अल्फा बीटा गामा, पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा इसका ये। ऐसी बायोलॉजिकल डैमेज का होगा ली। और लेकिन अगर आयनाइजिंग पावर को दे देंगे तो अल्फा बीटा गामा सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा। ऐसे काम करना है। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन सेट करके देता है आपको। इस लॉजिक को ऐसे समझना है, ठीक है ना? नेक्स्ट आगे बात करते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। हमें नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पर ये समझना है, जब अल्फा डीके होता है तो क्या होता है, जब बीटा डीके होता है तो क्या होता है, जब गामा डीके होता है तो क्या होता है, जब रेडिएशंस निकलती हैं तो क्या होता है। देखो, अल्फा के केस में क्या है, ये कोई पेरेंट न्यूक्लियस है भाई, ZXE, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है अपने पास। अब क्या हुआ, जब अल्फा डीके हुआ, अल्फा डीके हुआ, तो क्या होता है, जेड में दो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, टू माइनस करोगे और ऊपर फोर माइनस करोगे, इसमें एट मास में। अभी समझाऊंगा कैसे यूज करते हैं इसको, फिलहाल समझो ऐसे। और बनता है एक अल्फा पार्टिकल। अगर बीटा में होता है तो सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा, पेरेंट। यहाँ पर जेड में प्लस वन हो जाएगा, इस पर कोई मास पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। यहाँ मास में फोर कम होता था, यहाँ कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। और एक क्या निकलता है, बीटा पार्टिकल निकलता है। बट क्या होता है कि जब हमारा गामा डीके है, ये तो बीटा डीके था, जब गामा डीके होता है तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। कैसे इसका यूटिलाइज करते हैं समझते हैं। देखो भाई, कुछ क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा ना आपको ये चीज़ें, क्वेश्चन से ही क्लियर होती हैं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो यार देखो भाई, एक क्वेश्चन है आपके पास, 92, जरा समझना है इसे। 92 यूरेनियम 238, 238। तो पहले हो रहा है तुम्हारा बीटा डीके, पहले हो रहा है आपका अल्फा, अल्फा डीके तो बन रहा है पी, फिर होता है बीटा डीके तो बन रहा है क्यू, फिर अगेन हो रहा है बीटा डीके तो बन रहा है आर। तो पूछेगा कि पी क्यू आर में क्या क्या है भाई। समझ रहे हो बात को? पी क्यू आर में क्या क्या है।
लेट्स चेक। देखो अल्फा डिके हो रहा है, यहाँ से देखो नीचे दो कम होते हैं, दो कम कर दो कितना बन जाएगा 90 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, चार कम करो 234, ये हो जाएगा तुम्हारा पी। क्लियर। अब बीटा डीके हो रहा है, यहाँ क्या बनेगा, बीटा डीके में क्या होता है, अब ये पेरेंट हो गया अगले वाले के लिए, ये पेरेंट हो गया, तो यहाँ एक बढ़ा दो 91, और ये बन जाएगा क्यू। ऊपर में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता ना, देखो ऊपर तो सेम ही रहेगा बीटा डीके में, तो कितना रहेगा 234। फिर ये पेरेंट हो गया इसके लिए, तो एक और बढ़ा दो, बीटा डीके हो रहा है तो 92 आर, और कितना 234। ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो बात को, इस तरह का यूटिलाइज करना है इसे। एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको फिर क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, देखो इसमें नॉर्मली लिखा हुआ है इस टर्म्स पे ना, हमें ऐसे समझते हैं ए एक्स जेड, ठीक है, अल्फा यहाँ पर पी है, फिर गामा, फिर क्यू है, फिर टू बीटा है भाई इसमें, फिर ये क्या होगा आर हो जाएगा। देखो समझो, अगर ये देखो अल्फा डी क्या हो रहा है ना, दो कम करो, Z-2 पी A-4, अब पेरेंट ये हो गया गामा डी के, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, Z-2 क्यू A-4, गाँव में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, गाँव में जो है वही कॉपी हो जाता है सीधे सीधे। अब रही बात इसकी, जरा समझना, टू बीटा, देखो एक बीटा होता तो एक प्लस करते, दो बीटा है, ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ऊपर तो मास में तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है बीटा में, A-4, तो टू प्लस करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा Z-2 प्लस टू कैंसिल आउट, तो क्या बन जाएगा आर में हो जाएगा Z-A-4। ये आपका आंसर। इस तरह से की जाती है इसकी चीजें, ठीक है ना। ओके, इसे ध्यान में रखिए, इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखिए। देखो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, उसे भी समझिएगा आप, जितना समझोगे उतना क्लियरिटी रहेगी। देखो भाई, कह रहा है एक न्यूक्लियस है पी, उसका मास नंबर 15 है, एटॉमिक नंबर 7 है, मास नंबर 15 है, एटॉमिक नंबर 7 है, समझ जाओगे नाइट्रोजन है, और क्लियर सी बात है। कह रहा है न्यूट्रॉन बताओ, न्यूट्रॉन कितने होंगे, 15 - 7, दैट विल बी 8, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, सिंबल क्या होगा, ये बन गया भाई तुम्हारा। अगला पार्ट, अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, N7 15, इसमें कह रहा है पहले स्टेप में क्या हो रहा है, लूजेस वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन लूज कर रहा है पहले स्टेप में, वन प्रोटॉन, एक प्रोटॉन गया है यहाँ से, तो कितना बन जाएगा 615। अब क्या हो रहा है, वन प्रोटॉन गया, अब यहाँ पर जा रहा है वन एल्फा पार्टिकल, एल्फा पार्टिकल गया लूज किया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ टू कम करते हैं 4, एंड यहाँ चार कम करते हैं 11, ठीक है भाई। अब क्या कह रहा है, वन बीटा पार्टिकल लूज कर रहा है, बीटा में क्या होगा, यहाँ एक ऐड हो जाता है, और ऊपर कितना आता है, ऊपर तो सेम ही रहता है, ठीक है। अब बताओ न्यू सिंबल क्या होगा, न्यू सिंबल क्या होगा, फाइनल आंसर इज दिस। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ रहे बात को, इसे भी आप क्लियर रखें, ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं आपसे इसमें कॉन्सेप्ट में। देखो अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, कहीं पर न्यूक्लियर ब्लास्ट होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, वहाँ पर अल्फा बीटा गामा रेज निकलती है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि इनका यूज क्या है। देखो क्या होता है, अल्फा बीटा गामा रेज जहाँ भी निकलती है उनके डिफरेंट यूजेस होते हैं, जैसे कुछ इनके मेडिकल यूज होते हैं भाई, मेडिकल यूज में क्या रहेगा, समझना बात को, मेडिकल यूज में रहेगा कि मैनी डिजीजेस लाइक ल्यूकेमिया, कैंसर जो होते हैं ना, ये क्योर्ड किए जाते हैं गामा रेज के रेडिएशन से, ठीक है। जैसे कुछ, जैसे कैंसर तो मैंने कहा ना, कोबाल्ट का यूज करते हैं, कोबाल्ट 60 का यूज करते हैं कैंसर ट्रीटमेंट में, तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है। कुछ आइसोटोप्स होते हैं, जैसे आयोडीन, आयोडीन का आइसोटोप होता है जो यूज करता है किसमें, आपका
जो आयोडीन गॉइटर डिजीज आता है उसको डिक्रीज करने में यूज किया जाता है। और आपके गामा रेज का यूज डिफरेंट तरीके से किया जाता है हमारी बॉडी में। ओके, ट्यूमर को ट्रेस करने में भी गामा रेज का यूज होता है। आई बात सुनने, डिफरेंट यूजेस रहते हैं इसके ट्यूमर ट्रेसमेंट में रहता है। आपके रेडियो एक्टिव जो सोडियम क्लोराइड होता है, रेडियो एक्टिव आयरन्स होते हैं, इनका यूज किया जाता है। आपके ब्रेन ट्यूमर्स, ब्लड क्लॉटिंग, इनको चेक करने में इनका यूज किया जाता है। देर आर डिफरेंट यूजेस, यू कैन चेक इन योर सिलेबस, ज़्यादा इसका बड़ा तो है नहीं। और साइंटिफिक यूज, इंडस्ट्रियल यूज भी होता है। जैसे क्या इनका यूज किया जाएगा आपको किसमें, एनर्जी फॉर्मेशन में किया जाता है। जैसे यूरेनियम होता है ना, उसको हम एनर्जी फॉर्मेशन में यूज करते हैं।